हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि अभी 2026 में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने के बाद हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है, मुल्क में क्या हो रहा है पॉलिटिकली, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर याद हो, अब से 40-50 साल पहले एक वर्ड यूज होता था, आया राम गया राम। इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा से कि जैसे इलेक्शन हुआ, इधर के एमएलए उधर के एमएलए इधर के, और जब चाहे वो अपना पाला पलट लेते थे। इसलिए ये वर्ड दिया गया था, आया राम गया राम। उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया, एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी एमएलए या एमपी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में नहीं जा पाएगा जब तक कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी ना हो उस पार्टी में। यानी अगर 100 एमएलए हैं तो वो दूसरी पार्टी में जाना चाहते किसी पार्टी के, तो कम से कम उनका नंबर 2/3 होना चाहिए, तभी वो दूसरी पार्टी में जा सकेंगे। उसी तरह एमपीज़ का है। तो इससे एक बड़ा भारी सुकून हुआ था कि वो जो एक एक दो दो एमएलए या एमपीज़ तोड़ लेते थे या अपनी कन्वीनियंस से वो पैसा लेकर के, सीधी सी बात है, शिफ्ट हो जाते थे, लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती थी, उस चीज़ को ब्रेक लगा। लेकिन उसकी तोड़ ढूंढ ली गई बाद में ये होने लगा कि अगर हमें 10 एमएलए चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो हमने जो अपोजिशन है उसके 10 एमएलए से रेजिग्नेशन करा दिया पैसा दे करके, और हम असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिल गया, गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद चूँकि आप पावर में हैं तो उनमें बाय इलेक्शन हुआ और उन लोगों को जिता करके फिर आप दोबारा यहाँ ले आए। तो यानी वो जो 2/3 का जो एक नंबर था, उसे भी एक तरह से उसकी कोई हैसियत नहीं रही। दूसरी तरफ जो ये एक्चुअली में जो शुरुआत हुई लॉयल्टीज़ बदलने की, इधर से उधर शिफ्ट होने की, ये सब कहाँ से हुई? मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत जो हुई थी वो महाराष्ट्र में जो आपके शरद पवार साहब थे, इन्होंने ये शुरुआत की थी कि वो कांग्रेस के में थे और एक बड़ी भारी मेजॉरिटी लेकर के कांग्रेस को तोड़ा इन्होंने, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर के अपनी हुकूमत बना ली। ममता ने भी बाद में यही किया कि शुरू में कांग्रेस में थी और इस हद तक गई कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए या हराने के लिए बीजेपी से भी ममता ने अलायंस किया और गवर्नमेंट बनाई, और उसके बाद फिर 10 साल इंडिपेंडेंटली, तब नो डाउट शी फॉट, एंड वो मशहूर हैं, बहादुर हैं, और वो लड़ी बीजेपी से, लेकिन अब हार गई। यही चीज़ और जगहों पर भी हुई। तो अब सवाल ये है कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, किस तरह से, क्या इन पॉलिटिशियंस पे आप यकीन कर सकते हैं? जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट होते हैं, तो आप इन्हें जो सर्टनली जो ज़ाहिर है बीजेपी को नहीं चाहते, कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहते हैं, वो इन्हें इसलिए वोट देते हैं कि एक डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। अगर ये इनकी हुकूमत भी ना बने तो कम से कम ये असेंबली या पार्लियामेंट में जा कर के पब्लिक की बात कहने की हिम्मत करें। तो इन्होंने वोट तो उनसे लिया इस बेसिस पे कि दे विल स्पीक फॉर अपोजिशन या जनरल लोगों के लिए, लेकिन यही छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या इन्हें ये राइट होना चाहिए कि ये असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठें? अब देखिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में 80 एमएलए ममता जी के थे। शुरू में 58, अब इतना है कि 64 एमएलए ममता को छोड़ करके अपना एक नया ग्रुप बना लिया और उनका कहना है कि अब हम मोदी जी के भक्त हो गए, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और यहाँ बीजेपी हुकूमत को सपोर्ट देंगे। जबकि उनके पास ऑलरेडी इतने एमएलएज हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल में कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो है, इन तोड़ने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई उनकी गवर्नमेंट जो है, उनके मेंबर असेंबली में एमएलएज कम नहीं थे, लेकिन साथ साथ उनकी नीयत ये भी है कि हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन इन पार्टीज़ को ख़त्म भी करना है। और उसी तरह उनके 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 28 में 20 या 22 ऑलरेडी लिख कर के दे चुके। और वहाँ तो दिल्ली में तो ये दिया है कि डायरेक्टली दैट दे विल बी द पार्ट ऑफ बीजेपी, नॉट ओनली एनडीए, और दे विल वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो ये सब चल रहा है मुल्क के अंदर। अब सवाल उसके बाद अगर आप आए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पहले पार्टी को तोड़ा गया। अब जो थोड़े उसके बाद 2 फैक्शन हो गए। उद्धव ठाकरे के फिर भी अच्छे खासे एमपी जीते। अब उन एमपीज को भी तोड़ने की कोशिश हो रही कि वो एनडीए का या बीजेपी ज्वाइन कर ले या एनडीए का हिस्सा हो जाए। उसी तरह से अब जो लेटेस्ट इत्तला है वो ये है कि शायद यूपी में भी ये ट्राई किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के एमपीज हैं उन्हें कुछ को तोड़ा जाए। तो इस सब के पीछे एक्चुअल में है क्या, बीजेपी की नीयत क्या है? कुछ चीज़ों में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। जहाँ तक सवाल है रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म कर देने का, उसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिलाए हुए हैं। चूँकि सर्टेनली जब तक फॉर एग्जांपल जो अपोजिशन की जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो तो 90% कांग्रेस से ही निकल कर के लोग आए हैं, उन्हीं की हुकूमतें बनी हैं। तो उन्हें यह ख़तरा है कि अगर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होती है तो वो उनके कॉस्ट पर होगी। लिहाजा वो यहाँ तक उनकी सोच है, यहाँ तक प्रीफर करते हैं कि भले ही बीजेपी आ जाए लेकिन कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ना हो। चूँकि उन्हें डर यह है कि अगर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होती है तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ दैम और उनकी पार्टी को नुकसान होगा, वो दोबारा में पावर में नहीं आ पाएंगे, हमारा वोट सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये सोच है तो आप फिर उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी क्या हैसियत है। और ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये इंडिया गठबंधन जो बनाया चलने वाली चीज़ है ही नहीं थी। जहाँ दिल साफ ना हो तो मेहनत तो राहुल गांधी करें, लड़ाई वो करें, जंग वो करें, और सवारी उसके ऊपर उनकी पॉपुलरिटी के आप करना चाहते रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टी चाहती तो है अलायंस कांग्रेस से, लेकिन उसे देना नहीं चाहती है कुछ। वही चीज़ है जैसे कि मुसलमानों के लिए कि जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, हालांकि नो बडी इज सेकुलर, नो बडी इज कम्युनल, वो तो आपने देख लिया कि रात को वो सोए हैं अपोजिशन के लीडर्स एज एमएलए एंड एमपी जो अपने को सेकुलर कहते हैं, और सुबह वो उठते हैं तो वो बीजेपी के साथ होते हैं। तो वही देर सेकुलरिज्म कहाँ चला गया वो सेकुलर, वो ओवरनाइट ख़त्म हो गया। तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, बेसिकली बेईमान हैं, करप्ट हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई मॉरल नहीं, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू, वो 2-4% लोग हैं जो बहुत अच्छे कह सकते हैं। तो बीजेपी की जो नीयत है वो 2 है। एक तो पहला तो यह है कि रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए। दूसरी, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी वो चाहते हैं कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी बन जाए, जो अब तकरीबन ममता के लोगों आने से, उद्धव ठाकरे के आने से 2/3 हो जाएगी। और फिर वो 2/3 क्यों लाना चाहते हैं इस सबको मालूम है, कोई इसमें कोई सीक्रेसी नहीं।
वो कुछ चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो 2/3 मेजोरिटी जिसके लिए चाहिए वो अब तक नहीं थी। पिछली बार भी वो डिलिमिटेशन का एक कानून लाना चाहा, लेकिन वो पास नहीं हो पाया बिकॉज दे डिड नॉट हैव 2/3 मेजोरिटी। तो अब वो चाह क्या रहे हैं कि डिलिमिटेशन करें बेस्ड ऑन जो 2027 का जो सेंसस चल रहा है उसके बेसिस पर। उसमें क्या है कि साउथ की जो स्टेट्स हैं जिसमें कांग्रेस है, नो डाउट, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है और केरला में भी है, और हिस्सेदारी अब उसकी तमिलनाडु में भी है एंड सो ऑन। तो वहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है पिछले 20-30-40 साल में वो 5 से 10% के बीच हुई है, और जो ग्रोथ नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी बेल्ट में हुई है वो ये समझिए कि 20 से 25% ग्रोथ है। तो जो ये साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि जो इस वक्त 543 और 100 जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उन्हें 850 कर दें, एंड दैट विल बी कि किस स्टेट में कितने एमपीज होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, मीनिंग देयर बाई जो 850 इस वक्त 543 है, तो साउथ की सीट्स भले ही कम ना हो लेकिन नॉर्थ की सीट इतनी बढ़ जाएंगी कि साउथ के लोगों की कोई हैसियत नहीं बचेगी, और हिंदी बेल्ट ज़िंदगी भर के लिए ये तय हो जाएगा कि रूल यही करेंगे, साउथ वाला नहीं कर पाएगा। तो यह है इसके पीछे इंटेंशन। उसके बाद आप आइए कि बीजेपी कितनी ज़्यादा कामयाब हुई इन रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करने में। उद्धव ठाकरे जो उनकी एक ज़बरदस्त पार्टी थी रीजनल का, उनके बगैर महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो पाता था, उसे तबाह किया। शरद पवार जो एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, हालांकि मैं उन्हें बहुत बड़ा यूँ नहीं मानता, ही इज़ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक, ही हैज़ नो आइडियोलॉजी। जब भी ये असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं शरद जी ने हमेशा ये कोशिश की कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से अलायंस ना करे, इनसे अलायंस कर ले, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए। शिवसेना से चूँकि बीजेपी का हमेशा रहा, तो हमेशा इन्होंने शरद पवार जी ने कोशिश की कि वो शिवसेना से हट करके इनसे अलायंस करें। तो ही हैज नो मॉरल, नो करैक्टर, मोस्ट करप्ट, ये सब जानते हैं। लेकिन है चूँकि बहुत सीनियर हैं, हर जगह उन्हें पूछा जाता है, बेसिकली बिकॉज वी आर आल्सो द डिसऑनेस्ट एंड करप्ट पीपल। एनी हो, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इन्होंने नवीन पटनायक को ख़त्म किया उड़ीसा के अंदर, पहले उन्हें साथ रखा, उसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। स्टैलिन जिसकी चांसेस थे कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, इस इलेक्शन के बाद बहरहाल वो भी पावर में नहीं रहे। हालांकि उसमें बीजेपी का कोई बड़ा रोल नहीं है, उसमें कांग्रेस का रोल है। नीतीश जी एक पावरफुल, बिहार में 20-25 साल चीफ मिनिस्टर है, उन्हें ज़ीरो कर दिया और राज्यसभा भेज दिया। उसी तरह से ममता हो गई, शरद पवार हो गए, उद्धव हो गए, तेजस्वी को बिहार में ज़ीरो कर दिया, केजरीवाल को दिल्ली में ख़त्म कर दिया। तो अब इससे सबक लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मेरी बात है मुसलमानों के लिए। ये जो मुस्लिम लीडर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की दहशत क्रिएट करते हैं, हालांकि वो सही है दहशत, लेकिन ये आपके भले में नहीं करते बल्कि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं कि बीजेपी आपको खा जाएगी, हमें वोट दीजिए। अरे भाई, बीजेपी तो अब 22 स्टेट्स में है, सेंटर में है, पिछले 12-13 साल 14 साल से है, तो वो तो जो खा ही रही है। यार क्या आपने बचा लिया? अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ है वो जहांगीर साहब हैं, एक दूसरे शाहीन मुल्ला हैं, दोनों के जिस तरह से कपड़े फाड़ करके नंगा करके घुमाया गया है, जलील किया गया है, क्या कोई उनकी
बचाव में आया, उन्हें बचा पाया। आपके आजम खां हैं, जेल में पड़े हैं, क्या उनके लिए पार्टी सड़कों पर आई? तो ये याद रखें, ये मुसलमान जो पॉलिटिशियंस हैं, बेईमान और करप्ट जो दलाली कर रहे हैं, अगेन आई विल से नोट ऑल, 2-3% उसमें बहुत अच्छे ईमानदार हैं, लेकिन उनके जहन में भी यह है कि अगर हम इनके साथ रहेंगे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के, तो विल बी प्रोटेक्टेड, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। कोई आपको, जब आपकी ठुकाई और पिटाई होगी, कोई आपको बचाने वाला नहीं। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना है, अपने को मजबूत करना है, और मजबूत इसलिए नहीं करना कि आपको किसी को गिराना है या उसे नुकसान पहुंचाना है, बल्कि अपने को प्रोटेक्ट, सेल्फ डिफेंस के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे लीगली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इन दलालों से आप, जो ये मुसलमान पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर दलाल, इनसे बचिए। आज जो बंगाल में हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीडरशिप के साथ, उसकी भी वजह है, चूँकि जितने करप्ट दूसरे हैं जिन्हें आप मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, उससे ज़्यादा करप्ट ये मुस्लिम एमएलएज और एमपीज हैं। और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारा घर बुलडोज कर दिया, हमें जेल में डाल दिया, हम खतरे में। अरे खतरे में तो आप अपनी करतूतों की वजह से हैं, चूँकि आपने डिस्प्रपोर्शनेटली वेल्थ बनाई है, और गवर्नमेंट के पास सबका कच्चा चिट्ठा रहता है। जब तक आपसे उन्हें फ़ायदा है तो वो आप पे एक्शन नहीं लेंगे। जिस दिन भी आप इधर उधर करेंगे तो आपका जो हो रहा है, जो आजम खान साहब का हो रहा है, जो शहाबुद्दीन का वहाँ पर हुआ है बिहार में, जो मुख्तार अंसारी का जेल के अंदर हुआ है, जो आपके गद्दी साहब थे, उन्हें जिस तरह से उनके साथ हुआ है, दोनों भाइयों को पुलिस कस्टडी के अंदर मारा गया है, ये सब आपका नंबर धीरे धीरे सबका आएगा, और कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप किसी के लिए खड़े नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो यही मुझे कहना है कि मुसलमान बैठे, सोचे, स्ट्रेटजी बनाए, और ये कहना छोड़ दे कि बीजेपी हराओ। आप किसी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर ना बने, किसी के अंधभक्त ना बने। जो अच्छा कैंडिडेट हो, चूँकि समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उसमें भी मेजॉरिटी में भी गुड, लेकिन उसमें भी 20-30% नहीं बल्कि 40-50% बेहद सेल्फिश, खुदगर्ज, विद नो आइडियोलॉजी। तो अगर वो देख ही रहे हैं जो बंगाल में हो रहा सब जगह, कि जो इलेक्ट आपने किया उन्हें सेकुलर समझ करके, एंड वन फाइन मॉर्निंग दे शिफ्टेड टू बीजेपी। तो वो चीज़ अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, और इसमें इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत है, कि जो ये लोग इस तरह के काम ना कर पाए। इसकी बात बाद में होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से मुसलमान एक जगह बैठें और सोचें और अपनी लीडरशिप कायम करें, और आपकी लीडरशिप इस वक्त ऑलरेडी है। वो कौन है? वो है असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उसे आप कहते हैं बी टीम है। चूँकि आपको खतरा ये है कि आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ही इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, ओनली वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। और वो कोई गलत डिमांड नहीं करता। उसे आप जो कम्युनल कहते हैं, अगर आपकी बीवी के या आपके बच्चों के साथ, आपकी बहनों के साथ, उनके साथ रेप होता है, या आपका घर बुलडोज होता है, या आपकी लिंचिंग होती है, अगर वो उस पर बोलता है तो ये कम्युनलिज्म है। आपकी तो हिम्मत है नहीं बोलने की। यू आर गाइडेड बाई योर पार्टी बॉस। आप गलत तरीके से वोट लेते हैं मुसलमानों से, ये कह करके भाई को वोट दो। यू डोंट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। आपकी हिम्मत नहीं कभी कम्युनिटी के बारे में एक वर्ड बोलें। यही नहीं, 50 साल से आप माइनॉरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी? व्हाई डोंट यू से मुस्लिम्स? आपको शर्म आती है अपने को मुसलमान कहते हो, आप कहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में तो सिख भी हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जैन भी है, दे आर ऑन द टॉप। पारसी भी हैं। तो ये माइनॉरिटी कहाँ से है? सफरर जो है वो सिर्फ मुसलमान है,
टारगेट जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं। तो हम जब भी बात करें मुसलमान की करिए, माइनॉरिटी करना छोड़ दीजिए। आई एम वेरी हैप्पी। यही बात राहुल गांधी ने अब देर से कही, लेकिन कही है कि जब आप बात करें मुसलमान के नाम से मुसलमान की बात करें, ना कि माइनॉरिटी की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।